नमस्कार। जीके कुल ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। 1000 प्रश्नों की इस श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में या तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं या फिर किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के आधार पर नए प्रश्नों को शामिल किया जाता है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो त्रिरत्न की अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में, तो ये जो है 3 शब्द होते हैं, जिसमें बुद्ध धम्म एवं संघ शामिल है, यानी कि इन तीनों शब्दों को एक रूप में त्रिरत्न कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। तो ये जो त्रिरत्न है, इसमें बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 शब्द शामिल होते हैं। धम्म का अर्थ यहाँ उनकी शिक्षा, यानी कि किसकी शिक्षा, तो बुद्ध की शिक्षा जो है, ये उसका अर्थ लगाया जाता है। संघ से आशय है कि उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। आप याद रखेंगे कि जो ये तीनों शब्द हैं, एक दूसरे से एक प्रकार से मिले हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का समुदाय जो है, जो उनकी शिक्षाओं का पालन करता है, उसे त्रिरत्न कहा जा सकता है। इसका प्रयोग सामान्यतः जब कोई बौद्ध धर्म अपनाता है, तो ये 3 शब्द बुद्धम, धम्मम, संघम ऐसे करके बोल के उसमें शामिल हो सकता है। तो ये इसका आशय है। आगे और देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे विशेष करके महात्मा जो बुद्ध थे, उनके बारे में हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। ये एक स्लाइड है जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देगी, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व से आशा है ईसा के जन्म से पहले, यानी कि 563 वर्ष पहले इनका जन्म जो है हुआ था। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे लुम्बिनी। लुम्बिनी वास्तव में ये नेपाल में पड़ता है और उस समय ये कपिलवस्तु राज्य के अंतर्गत आता था। तो ये आप याद रख सकते हैं। इनकी माता का नाम महामाया देवी था, लेकिन आपको याद रखना है कि इनकी जो माता जी थी, उनका निधन हो गया था इनके जन्म के 7 दिन बाद। तो इनका जो पालन पोषण है, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, ये आप याद रखेंगे। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। यशोधरा कोलीय वंश की राजकुमारी थी, ये आप याद रख सकते हैं। मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की इनकी अवस्था थी। कुशीनारा उत्तर प्रदेश का जो देवरिया है, वहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। साथ में आप इनके पुत्र का नाम याद रख सकते हैं, राहुल था। इनके प्रथम गुरु आलार कलाम हुए और इनके घोड़े का नाम कंठक था और इनका सारथी चन्ना हुआ। ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बाद में गौतम नाम से प्रसिद्ध हुए। साथ में ही जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो गौतम बुद्ध कहलाए। ये कुछ फैक्ट थे जिनसे आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। लाल कुर्ती आंदोलन जो है ये चलाया गया था भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में, किसके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो आप ये याद रखेंगे कि ये इनके द्वारा चलाया गया था। इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, जो लाल कुर्ती आंदोलन है, इसमें इसका जो मतलब संचालन या नेतृत्व जो है, ये आप जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ये कब शुरू किया गया था, 1930-31 में भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। पश्चिमोत्तर जो प्रांत है उस समय का, वहाँ पर ये जो है चलाया गया था। आप याद रखेंगे कि इस आंदोलन को खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है फेमस है खुदाई खिदमतगार नाम से। ठीक है। इसमें लाल कुर्ती जो है पुरुष पहनते थे, लाल कुर्ती या लाल शर्ट पहनते थे, इसलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन नाम दिया गया। वास्तव में ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके समर्थन में ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये फैक्ट हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। साथ में ही आप इनको भी याद रखेंगे, इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर गांधी जो है बोला जाता है इन्हें, किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ये जो कुछ फैक्ट थे ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। राइट आंसर वी है। आगे देखते हैं।
तो विश्व खाद्य दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। मनाया कब जाता है? 16 अक्टूबर को ये जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी पहली बार घोषणा, पहले आप ये समझिएगा कि ये जो 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन, जो यूएनओ का एक संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो है इसका मुख्यालय, कई बार पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे, रोम इटली में है। तो इसकी जो स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर के दिन जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसकी घोषणा 1979 में हुई थी और पहली बार ये 1981 में मनाया गया था। इस वर्ष की थीम आपसे पूछी जा सकती है। 2024 की थीम जो है ये थी बेहतर जीवन और भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। ये इस वर्ष की थीम रही है। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल का संबंध अंडमान को निकोबार से अलग करने से है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन साथ में ही आप याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, क्योंकि ये भी आपसे पूछे जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। लेकिन याद रखने के लिए आप ये भी याद रखेंगे कि जो 0 डिग्री देश अक्षांश रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, इसे भूमध्य रेखा जो है कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। जब 0 से आप उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे करते करते आप 8 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। साथ में आप एक फैक्ट और याद रखने का प्रयास करें ताकि आपको ये सही से याद हो जाए कि आप मैप में अगर देखेंगे तो मालदीव जो है ये भूमध्य रेखा के अधिक नज़दीक होगा। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय भारत के जो लक्षद्वीप है उसका एक द्वीप है। तो मिनिकॉय और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में ये जो है 8 डिग्री चैनल मिलेगा। उसके बाद में जब आप मिनिकॉय से और उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, इसके बीच में आपको 9 डिग्री चैनल मिलेगा। और उसके बाद में अगर हम बंगाल की खाड़ी में देखें तो 10 डिग्री चैनल जो है ये छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता हुआ दिखाई देगा। छोटा अंडमान अंडमान द्वीप समूह में है और कार निकोबार ये निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये जो है आप याद रखेंगे। सबसे नीचे 8 डिग्री चैनल है, उसके बाद 9 डिग्री चैनल है और उसके बाद 10 डिग्री चैनल है। पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी भारत के जो तमिलनाडु है उसको श्रीलंका से अलग करता है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अलास्का के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। अलास्का आप सभी जानते हैं कि यूएसए का एक राज्य है। तो ये जो है इसके संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा फैक्ट सही नहीं है। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। देखिए ये तेल और सोना इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है अलास्का। तो आप ये याद रखेंगे। इसे 1867 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था। तो ये फैक्ट भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये फैक्ट गलत है, क्योंकि ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य नहीं है बल्कि पहला सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि सबसे बड़ा राज्य जो 50 राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका के, उसमें सबसे बड़ा राज्य ये जो है अलास्का है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यहीं स्थित है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। लेकिन हम देखते हैं आगे, इसे थोड़ा मैप में दिखाने का प्रयास। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा देश आप सभी जानते हैं कि ये जो है कनाडा है। ये जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो आप ये याद रख सकते हैं। साथ में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये यहाँ स्थित है। इसका एक राज्य है अलास्का। अलास्का ये इसकी मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भौगोलिक रूप से इसका रूप जो है इसका भाग नहीं है। ये वास्तव में 1867 में रूसियों से खरीदा था। यानी कि ये पहले रूस का भाग हुआ करता था। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो है बेरिंग जल संधि है, यहाँ ये रूस का हिस्सा है। तो ये आगे भी रूस का हिस्सा हुआ करता था अलास्का, लेकिन उन्होंने इसको बेकार समझ करके इसको बेच दिया। बाद में इसमें तेल और सोना जैसे जो है मुख्य खनिज पाए गए, तो इसकी कीमत और ज़्यादा महंगी हुई, यानी कि वैल्यू इसकी जो है बढ़ गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। यहीं पर अलास्का पर्वत श्रेणी है, ये यहाँ पर जो है अलास्का पर्वत श्रेणी है। और अलास्का पर्वत श्रेणी में पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट मैकिनले
जिसे आप डेनाली के नाम से जानते हैं आज के समय में, डेनाली, माउंट डेनाली, ये यहाँ स्थित है। न सिर्फ अमेरिका का बल्कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये अलास्का में ही स्थित है। साथ में ही आप याद रखेंगे कि जो यूएसए है इसके 50 स्टेट्स हैं, उनमें से एक स्टेट्स अलास्का भी है, और अलास्का जो है ये सबसे बड़ा स्टेट्स है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर को, तो ब्लीचिंग पाउडर को जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर जो है कहा जाता है। ये सही है, ये सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो ये जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ये जो है गलत है। वॉशिंग पाउडर या धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, ये भी सही है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा ये कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस वास्तव में कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। ये जो है अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो आप कुछ फैक्ट और याद रख सकते हैं। ये वास्तव में एक सफ़ेद चूर्ण होता है, सफ़ेद जो है सफ़ेद चूर्ण होता है, ये आप याद रख सकते हैं। और अगर हम इसकी बात, इसका जो रासायनिक नाम होता है ये आप याद रखेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये जो है इसका रासायनिक नाम होता है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। साथ में ही इसका रासायनिक सूत्र भी आप याद रख सकते हैं, CaSO4 1/2H2O, ये जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम ये होता है। सफ़ेद चूर्ण के रूप में ये पाया जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से सामान्यतः मार्केट में जाना जाता है। तो ये जो आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो देखिए बर्ड फ्लू की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे, ये जो है इसका कारक सी यानी कि H5N1 है। आप ये भी याद रखेंगे, एक बीमारी है एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इसी का प्रचलित नाम है क्या? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है वास्तव में एवियन इन्फ्लुएंजा को कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये जो है इन्फ्लुएंजा का नाम है। साथ में ही इसका कारक का अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे H5N1 जो एक वायरस है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का वायरस है, यानी कि वायरस से होने वाली ये बीमारी है। और ये बीमारी जो है एक संक्रामक बीमारी है, ये भी आपसे पूछा गया है कई एग्जाम्स में, तो ये आप याद रखेंगे। ये वास्तव में जो है पक्षी होते हैं उनको प्रभावित करता है, लेकिन पक्षियों से मुर्गियों में और मुर्गियों से मनुष्यों में पहुंच सकता है। दूसरा किसी संक्रमित व्यक्ति को अगर पहुंच गया है तो उस व्यक्ति के संक्रमण से दूसरे किसी असंक्रमित व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। इसके एक बीमारी के लिए एक औषधि होती है जिसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनर ये पूछ सकता है। ये जो है इसको नाम दिया गया है टेमीफ्लू। टेमीफ्लू जो है इसकी एक औषधि का नाम है। तो ये आप कुछ फैक्ट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन को आप अभिसमय भी कह सकते हैं, तो ये हिंदी में जो है अभिसमय होता है। रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे ये आर्द्रभूमियों के संरक्षण से, तो इसका राइट आंसर डी होगा। आगे हम इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट को भी समझेंगे। जैसे आप याद रखेंगे कि रामसर कन्वेंशन की बात जो है अगर हम करें तो आप याद रखेंगे कि ये एक प्रकार की जो है अंतर सरकारी संधि है। 2 फरवरी 1971 इसकी डेट आप याद रखेंगे, 2 फरवरी 1971। ईरान का एक शहर है रामसर, रामसर यहाँ पर ये संधि जो है होती है और इसको रामसर कन्वेंशन कह दिया जाता है। तो ये जो है 2 फरवरी 1971 आप याद रखेंगे। 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपसे वर्ष 2024 की जो है थीम भी पूछी जा सकती है, तो आप थीम को भी याद रखेंगे। इसकी थीम क्या रही है? तो ये इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग। ये वर्ष 2024 की थीम रही है। तो ये संधि जो है 1971 में हुई थी और 1975 में ये जो है लागू हुई।
अगर भारत में हम बात करें इसकी तो ये 1982 में भारत में ये जो संधि है लागू हुई। कहाँ? भारत में। अब भारत की कितनी साइड इसमें शामिल हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में इसमें कुछ साइड शामिल हुई हैं जिससे भारत में कुल साइड जो है ये 85 हो गई है। तो ये फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हमारे कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जो है पंचवर्षीय योजना में अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए थे। अशोक चंद्र मॉडल की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी ये अशोक चंद्र मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये जो है एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल की बात करें तो ये द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और हेरोड डोमर मॉडल ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी। तो आप याद रखेंगे, राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो है कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उनमें क्या प्रावधान है उसके बारे में सामने दिखाया गया है। अगर हम बात करें ये जो है 40, 41, 44, 48 यानी कि ये सभी नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल्स हैं। आप सभी जानते हैं कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए थे और ये भाग 4 में अनुच्छेद आप याद रखेंगे 36 से 51 तक जो है शामिल किए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं तो ये भी आप याद रखेंगे, आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से इन्हें ग्रहण किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 40 की तो ये ग्राम पंचायतों का गठन करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है सही है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, ये गलत है। अनुच्छेद 44 की बात करें समान नागरिक संहिता की बात करता है, ये सही है। अनुच्छेद 48 की बात करें कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद जो 41 है ये आप याद रखेंगे, ये जो अनुच्छेद 41 है ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये जो है इसमें दिया गया है। तो ये आर्टिकल 41 आप याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे ये समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कही गई है? तो 39 का, ठीक है, का अंग्रेजी में आपको लिखा मिल सकता है ए। तो ये जो है 39 का में लिखा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, साथ में ही है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।